हेलो बच्चों। तो टुडे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन पे होता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम अपना पाथ डेविएट कर सकते हैं ओरिजिनल पाथ से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरा चार्ज के पास आता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या चेंज होता है, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काट कर सकता है। ऐसे तरह तरह की चीज़ें डिस्कस करने के लिए, ऐसे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने के लिए टुडेज लेक्चर बनाया गया है। तो बच्चे, आई थिंक लॉकडाउन पे आप सब बहुत घर पे बैठ के मज़ा कर रहे होगे, बहुत हल्ला कर रहे हो। तो इस टाइम पे आप लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जेई बहुत दूर नहीं है, एक दिन भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये लेक्चर देखो, और अगर कोई भी बड़ा यूट्यूबर का वीडियो देखते हो वो भी देखो, साथ साथ ये लेक्चर भी फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं बताता वो हम लोग बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारा चीज़ों को एक साथ एक घंटे के अंदर डालने की कोशिश करता है। उस केस में बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को बोलना चाहिए, बट वो लोग बोलना तो चाहता है पर वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए बोल नहीं पाता, इसीलिए वो चीज़ हम लोग बोल देते हैं। तो हो सकता है तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, और जो मेरा स्टूडेंट्स है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जो भी मैं होमवर्क दूंगा, जो भी मैं काम दूंगा, वो सब करो, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं वो सारा क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, तो फर्दर बात नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं टुडेज टॉपिक को। ओके, तो आप लोगों को पता है कि जो एक क्यू चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, उससे आर डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर क्यू एक पॉइंट चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर आपको पता है। तो अगर ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, तो एक क्यू मेरा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ। अगर क्यू मेरा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ। कैसे होगा? एक होगा रेडियली आउटवर्ड, एक होगा रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है मेरा पहला सवाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ड्रॉ करने बोले कि आपके पास मान लो एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, तो उसके केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने के लिए हम एक टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। वो पिक्चोरियल डायग्राम बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस लाइन की मदद से आप पता कर सकते हो कि किस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, कि उसका डायरेक्शन क्या है, तरह तरह की चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले जो फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था पहले, तो उसने बोला क्या, उसने बोला हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे बनाएंगे। देखिए, पहले एक पॉइंट चार्ज क्यू लेते हैं, प्लस क्यू। ठीक है, तो मान लो कि इससे आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो उस पॉइंट के केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ? रेडियली आउटवर्ड। तो हम करेंगे कुछ ऐसा लिखेंगे। ठीक है, सेम डिस्टेंस दूरी पे, देखो सेम डिस्टेंस दूरी पे मैंने सेम रेडियस काटा इधर भी, तो सेम डिस्टेंस दूरी पे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस दिशा में। अगर फिर से सेम रेडियस हम काटे तो फिर से मेरा डायरेक्शन हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। फिर से एक रेडियली एक और जगह पे पॉइंट लेते हैं, हर डिस्टेंस आर है, हर डिस्टेंस आर है, ये भी मेरा आर है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन केस में भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हर केसेस में मेरा फील्ड रेडियली आउटवर्ड। बट अगर मान लो
बहुत दूर पे ले ले तो आर का वैल्यू बहुत दूर पे ले ले तो जो ये जगह पे जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, क्या वो सेम स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि के मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स करता है 1/r² के प्रोपोर्शनल। ये r जितना बड़ा होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि क्या अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से जितना दूर जाओगे उतना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैंने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पाने की कोशिश किए तो इसको हम एक छोटा सा एरो देके लिखेंगे। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम छोटा सा एरो देके लिखेंगे। तो इसके बाद अगर एक पॉइंट और ले तो इसके केस में उस स्ट्रेंथ को एक छोटा सा एरो देके लिखेंगे। तो ये फैराडे ने बोला था ऐसे करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, जितना दूर जाओगे उतना एरो को छोटा करते जाओ। एंड एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर थियोरिटिकली हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो ये लाइन इनफाइनाइट तक हो सकता है, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कि ये एक चार्ज का स्ट्रेंथ कुछ ही दूर तक रहता है। तो इसीलिए हम लोग जब थियोरिटिकली काम करेंगे तो सोचेंगे कि इस चार्ज का स्ट्रेंथ है इनफाइनाइट तक, तो ये डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, एक छोटा सा डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। ठीक है, छोटा सा डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। डॉट डॉट मतलब ये थियोरिटिकली इनफाइनाइट तक इसका स्ट्रेंथ मौजूद है, इनफाइनाइट तक इसका स्ट्रेंथ मौजूद है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कि पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। पर अगर यही चीज अगर नेगेटिव चार्ज में हुआ तो देखो, नेगेटिव चार्ज में चार्ज ऑलवेज डायरेक्टेड इनसाइड टुवर्ड्स द चार्ज। कोई पॉइंट का जो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पाने की कोशिश करोगे ए पॉइंट पे, ठीक है, और ए पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पाने की कोशिश करोगे तो वो रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा रेडियली इनवर्ड। तो सेम काम अगर हम लोग सेम चीज अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज के साथ करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। एक बार देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा रेडियली इनवर्ड आएगा। ठीक है, रेडियली इनवर्ड आएगा। अगर थोड़ा सा दूर पे अगर हम फिर से चार्ज को देखेंगे तो वो आ जाएगा किधर, छोटा सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे, छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर से और दूर जाएंगे तो फिर से छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जाता है रेडियली इनवर्ड एंड रेडियली आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे ने बोला था ऐसे बनाने के लिए, बट ये चीज बाद में ऑब्सोलीट हो गया, नाउ ऑब्सोलीट, ये थ्योरम ऑब्सोलीट, ओबीएसओएलईटी, ऑब्सोलीट मतलब अब नहीं चलता, अब ये वाला मेथड नहीं चलता। ये वाला मेथड पहले चलता था क्योंकि ऐसे ड्रॉ करना बहुत इम्पॉसिबल है और बहुत मुश्किल भी है। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? अच्छा, एक चीज में ये चीज थ्योरी अभी ऑब्सोलीट हो गया है, पर इस चीज से हमें क्या क्या मालूम पड़ता है एक बार फिर से लिख लो। जैसे कि ये जो एरोज है ना, ये जो एरोज मैंने बनाया, ठीक है, ये जो एरोज मैंने बनाया है वो एरोज से पता चलता है कि पहली बात तो ये है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, एरो से मालूम पड़ता है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिस डायरेक्शन पे हमने एरो दिया उस डायरेक्शन पे फील्ड, एंड लेंथ ऑफ एरो, जिसका लेंथ हमने ज्यादा लिया, मतलब उस जगह पे लेंथ ऑफ एरो डिसाइड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीज आप ध्यान से देख लेना कि जितना मैंने जिस डायरेक्शन पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो बनाया उस डायरेक्शन पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और जिस एरो का लेंथ मेरा जितना बड़ा लिया
मतलब उसने बढ़ा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा है जितना बड़ा मैंने एरो का साइज लिया। ठीक है, ये है फैराडेज लॉ। फैराडे साहब ने बोला था कि ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो। तो ये चीज अभी नहीं चलता, मैंने आपको बोला था। तो अभी क्या चलता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पॉज करके एक बार देख लेना कि अभी अभी के जमाने में क्या चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, अभी क्या होता है कि अगर एक Q चार्ज है, Q पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो। जरूरत नहीं कि आप कितना दूर जा रहे हो, जरूरत नहीं, उस सम डिस्टेंस तक एक लाइन ड्रॉ करो, एक टोटल लाइन, कोई बीच में गैप नहीं होगा, बड़ा छोटा साइज नहीं होगा, सेम एक लाइन ड्रॉ करो। इधर भी एक लाइन ड्रॉ करो, 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 इधर भी एक लाइन। तो इससे क्या पता चलेगा, ये जो एरो का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एरो का जैसे पहले था, एरोज डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एरोज डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिसाइड होगा? ये तो आपने तो बड़ा छोटा लाइन नहीं बनाया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए बच्चों हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ लाइंस डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो कैसे होता है बताओ, कैसे देखेंगे? तो बच्चों एक बार ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो कि मान लो कि इधर से छोटा सा दूर पे, ठीक है, छोटा सा दूर पे, मतलब कि छोटा सा 1 सेंटीमीटर रेडियस पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है? 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। और मेरे पास किस एरिया पे मैंने लिया? इतना एरिया पे मैंने काम किया ना। देखो मैंने एरिया कितना लिया, ये वाला पोर्शन लिया, तो इस एरिया को मान लो A1। ठीक है, तो A1 एरिया पे मेरे पास 6 फील्ड लाइंस है, तो पर यूनिट एरिया पे मेरे पास 6/A1 फील्ड लाइंस हो जाएगा। यस और नो? तो पर यूनिट एरिया पे मेरे पास 6 फील्ड लाइंस हो जाएगा ना, 6/A1 फील्ड लाइंस हो जाएगा। तो फील्ड लाइन डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना फील्ड लाइंस, 6/A1। तो मैं फिर से एक और एरिया ड्रॉ करता हूं। इस बार मैंने डेंसिटी को, मान लो इस बार मैंने डेंसिटी को एक ही जगह थोड़ा सा बड़ा वाला सर्कल लिया। अब क्या किया मैंने, थोड़ा सा बड़ा वाला सर्कल लिया। क्या किया मैंने, थोड़ा सा बड़ा वाला सर्कल लिया। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं A2। तो A2 एरिया के अंदर फिर से 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, तो पर यूनिट एरिया पे मेरे पास 6/A2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा। बट एक बात को ध्यान से देखो कि ये जो फील्ड डेंसिटी है, ये जो फील्ड डेंसिटी है और ये फील्ड डेंसिटी है, किसके केस में बड़ा होगा बताओ? जिसका एरिया छोटा होगा। एरिया छोटा कितना, A1 छोटा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया और फील्ड लाइन डेंसिटी इसके केस में बड़ा होगा। और हम बोल सकते हैं कि 6/A1 ग्रेटर देन 6/A2 एज A2 ग्रेटर देन N1। इसका मतलब ये है कि ये सरफेस के किसी भी पॉइंट के, इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये जो सरफेस हुआ है, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 विल बी ग्रेटर देन, और इस सरफेस जो मैंने लिया, इस सरफेस के ऊपर मेरे कोई भी पॉइंट एक ले लो, उसके ऊपर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी मच ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू
1 by number of field lines सॉरी, बिकॉज फिर से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा फ्रॉम ग्राफिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ग्राफिकली, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर पिक्चोरियल डायग्राम बनाएंगे, अगर ग्राफिकली डायग्राम बनाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक नंबर चीज है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दूसरे नंबर चीज है पर यूनिट एरिया। जिसके पास पर यूनिट एरिया पे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा तो उसके केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, उस केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो पहले फैराडेज लॉ से हमने पता किया कि एरोज डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फैराडेज लॉ से दोनों केस, अब नया वाला जो फॉर्मूला आया वो भी पूरा सेम, इस केस में दोनों ही सेम था, पर इस केस में डेंसिटी ऑफ लाइंस डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इस केस में क्या एरो का लेंथ डिसाइड करता था व्हाट इज द डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करने का ये जो तरीका है, ये अभी प्रैक्टिकली टिल डेट ये अभी चल रहा है, और फैराडे वाला वो केस अब खत्म हो गया है, क्लोज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम फील्ड ड्रॉ करेंगे। और एक चीज, तो फील्ड लाइंस के बारे में, फील्ड लाइंस का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज फील्ड लाइंस, जो आपका एग्जाम पे आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ठीक तरीके से देखो, देखने के बाद फिर से इरेज कर लेना। ठीक है, मैं अभी बोर्ड को इरेज कर रहा हूं, बट आप लोग, हेलो बच्चों, तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines because इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का तो एक्चुअल में वास्तव में एग्जिस्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कोई पॉजिटिव चार्ज और चार्ज का बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं सिर्फ और सिर्फ चार्ज को बिहेवियर को एनालिसिस करने के लिए। इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ टाइम स्पेस। ठीक है, टाइम स्पेस along which a free positive charge would move if allowed to do so। तो ये डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देख लीजिए बच्चों, कि लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन ए रीजन ऑफ टाइम स्पेस अलोंग व्हिच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। मतलब कि ये जो लाइंस है वो तो इमेजिनरी है, क्योंकि वास्तव में लाइंस नहीं होता, वो हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके बिहेवियर का एनालिसिस करने के लिए। तो ये रीजन ऑफ टाइम स्पेस मतलब वो स्पेस में भी रहता है और टाइम के साथ साथ वो वैरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब एक चार्ज, आप एक बात मान लो कि कोई भी चार्ज के आसपास अगर फील्ड कुछ चेंज हो गया तो उसके केसेस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो एक तो स्पेस वाइज चेंज होगा, टाइम के साथ साथ भी चेंज हो सकता है, स्पेस के साथ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जरूरत नहीं है कि एक चार्ज हमेशा उधर है तो उधर ही रहेगा, उसके आसपास फील्ड वगैरह चेंज हो सकता है। तो इस केस में टाइम और स्पेस दोनों के ऊपर ही वो वैरी करता है। सिर्फ और सिर्फ वो एक चार्ज का अगर हम मान लो कि चार्ज को आइसोलेटेड कर दिया तो उस केस में चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पर अगर मान लो कि एक आइसोलेटेड नहीं किया, उसको किसी भी एक फील्ड के अंदर रख दिया,
तो देखोगे कि उसका टाइम और स्पेस के साथ साथ उसका फील्ड उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए। अच्छा, along which a free positive charge would move if allowed to do so। इसका मतलब होता है कि अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दे तो इस पॉजिटिव चार्ज उस फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि पॉजिटिव, इसको अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक फील्ड के, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया प्लस क्यू, तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा वो होगा F इक्वल्स टू QE। तो इसकी वजह से, इस फोर्स के वजह से उस पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन पे मूव करेगा, फील्ड की डायरेक्शन पे मूव करेगा। ठीक है, सो F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन, एक बार लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम एक नया टॉपिक देखेंगे, इसके बाद सम टॉपिक पॉइंट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक के बाद एक हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स जो भी हमने ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है एंड एंडेड और टर्मिनेटेड इन नेगेटिव चार्ज। मतलब कि आपके पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड। तो ये ओरिजिन हुआ था पॉजिटिव चार्ज से, एंडेड विल बी थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट से शुरू होके एंडेड इन नेगेटिव चार्ज। तो मान लो कि दोनों चार्ज को हमने पास पास रख दिया, तो ये क्या होगा बताओ, ये इधर से शुरू होगा और इधर पे खत्म होगा, इधर से शुरू होगा इधर पे खत्म होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास पास रख देंगे तो आप देखोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू होगा और खत्म होगा नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू होगा और खत्म होगा नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और खत्म होगा नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, तो ये है मेरा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है मेरा, ध्यान से देखो बच्चों, दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दे डोंट फॉर्म ए क्लोज लूप। मतलब होगा कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट करेगा। तो बच्चों मुझे ये चीज बताओ कि ये क्लोज लूप कब होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से लेके वापस पॉजिटिव चार्ज पे आता तब ये होता क्लोज लूप ना। पर ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, ये तो हुआ नहीं। तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है, देखो बच्चों कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है तो आउटर सरफेस में देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, और अंदर मैग्नेटिक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो दे फॉर्म ए क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ए क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म ए क्लोज लूप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट फॉर्म ए क्लोज लूप, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। They don't terminate in space। मतलब they don't terminate in space, इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो कितने दूर पे जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे ही जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि देखो बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाके खत्म हो गया। अगर मैंने इतना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाके खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर अगर खत्म होता है तो छोटा छोटा करके, मतलब इधर से धीमे 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 कम होते 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 जीरो हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ किया है, मतलब इधर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होगा और इधर जाके सडनली जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीमे 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 घटता है, घटते 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 एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव जीरो हो जाता है। सो दैट इज व्हाई दे डोंट टर्मिनेट इन स्पेस। प्रैक्टिकली theoretically they terminate at infinite, at infinite distance पे they will be terminated, but practically अगर देखोगे तो कुछ certain distance के बाद घटते 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 धीमे धीमे जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, पॉइंट नंबर 4। बच्चों ध्यान से देखो कि द नंबर ऑफ field lines are subjective, and the number of field lines are subjective, but the number of field lines are subjective, but density of field lines is objective। मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है, मान लो कि आप एक क्यू चार्ज के लिए अपने फील्ड ड्रॉ किया, क्यू चार्ज के लिए आपने फील्ड ड्रॉ किया। आपको अगर मर्जी है तो 2 ड्रॉ कीजिए, आपको अगर मर्जी है तो 4 ड्रॉ कीजिए, आपको अगर मर्जी है तो 8 ड्रॉ कीजिए, 6 ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रॉ कीजिए। बट वो ड्रॉ करने के तरीके को बता रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। आप कितना नंबर ऑफ फील्ड ड्रॉ कर रहे हो वो जो ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर है, सब्जेक्टिव। बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको ड्रॉ करते समय डेंसिटी को भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप एक फील्ड लाइन ड्रॉ किए, इसका मतलब इधर से फील्ड लाइन जा रहा है, इधर कोई फील्ड लाइन है ही नहीं, मतलब इधर कोई फील्ड लाइन का इफेक्ट ही नहीं है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ लाइंस इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब होता है कि कितना भी लाइंस आप ड्रॉ करो आपके ऊपर, बट डेंसिटी को भी आप ध्यान पे रखना पड़ेगा। मान लो कि एक लाइन को आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक लाइन को ऐसा ड्रॉ किया, तो आपको देख सकते हो क्या हर पॉइंट पे हर जगह पे डेंसिटी बराबर हुआ नहीं। डेंसिटी को ध्यान पे रखते हुए कि आपको हर एक लाइन को इक्वल लेंथ पे डालना पड़ेगा और हर एक लाइन के बीच का गैप को भी आपको इक्वल लेंथ पे लेना, इक्वल एंगल पे लेना पड़ेगा और हर एक लाइन को इक्वल लेंथ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए ही आप ड्रॉ कर पाएंगे और कभी भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते आप। हमेशा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी डेंसिटी बराबर मेंटेन होगा, ठीक है।
कभी 3, कभी 5, कभी 7 ऐसे नहीं कर सकते, ऑलवेज गो फॉर इवन नंबर। ठीक है, ये 3 और 4 पॉइंट हो गया, थोड़ा मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, आप लोग फिर से देख के मुझे बताना, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस is proportional to magnitude of charge। The number of field lines is proportional to magnitude of charge। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि भाई आपके पास Q चार्ज है और Q चार्ज के लिए आपने 2 लाइंस ड्रॉ किया, Q चार्ज के लिए आपने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, तो आपके पास अभी 2Q चार्ज है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर डबल हो गया है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस शुड बी इक्वल्स टू 4। तो हमें इस केस को ड्रॉ करने के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एन इक्वल एंगल सेपरेटेड एंड एट हैज इक्वल लेंथ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, द फील्ड लाइंस ऑलवेज सिमेट्रिक, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining two charges, about the line joining two charges, field lines are always symmetric about the line joining two charges। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो बच्चों कि इधर में मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इधर मेरे पास है नेगेटिव चार्ज है -Q, ठीक है, और यह है Q1, यह है Q2। आपने Q1 से लेके Q2 तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है एंड एंड करता है नेगेटिव चार्ज पे, एंड करता है। पॉजिटिव चार्ज से शुरू करता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। तो बच्चों एक फील्ड लाइंस अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया है तो बाय डिफॉल्ट आपको एक फील्ड लाइंस ऐसा भी ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो ये नियम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको सिमेट्री दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको सिमेट्री दिखाना पड़ेगा फ्रॉम अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। दैट इज व्हाई ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो होता है, ये क्वेश्चन 6 नंबर पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मान लो कि ये इससे क्वेश्चन में बोला गया है कि Q1 से Q2 तक एक लाइन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखो उससे मैग्नीट्यूड पूछा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसने मैग्नीट्यूड पूछा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पर मैग्नीट्यूड हम इससे कैसे निकालेंगे, किसी और तो डायग्राम कुछ बोला ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो देखिए इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो एक लाइन अगर हमको ऐसे ड्रॉ किया है तो एक लाइन को हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, एक लाइन को हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस।
इसका मतलब अगर एक लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन तो ऐसा होगा। इसका रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक फिगर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ना, अभी तो देखा 6 नंबर पॉइंट पे। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो देखो डेंसिटी किधर ज्यादा है, देखो दोनों लाइन के बीच में जो गैप हो, दोनों लाइन के बीच में जो गैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो दूसरे रास्ते से जाएगा और सिमेट्रिक होगा, तो इसका एंगल है अल्फा और इसका एंगल है बीटा। तो कौन सा एंगल बड़ा है बताओ, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। तो जिसका एंगल बड़ा मतलब उसका डेंसिटी, आपने अभी मैंने पिछले पॉइंट में भी ड्रॉ किया था कि दो लाइंस अगर ड्रॉ करोगे तो बीच का एंगल कितना होगा 180, चार लाइंस ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का लाइन एंगल होगा 90, और अगर 8 लाइन ड्रॉ करोगे तो कितना 45 हो जाएगा। तो जितना मेरे एंगल कम होगा उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मतलब उसके केस में चार्ज का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब मॉड ऑफ Q2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q1, क्योंकि इस मॉड Q2 का जो मैग्नीट्यूड है उसके रिस्पेक्ट में मान लिया कि इसका चार्ज नेगेटिव है, पर मैग्नीट्यूड वाइज तो इसका मैग्नीट्यूड इससे बहुत बड़ा है, इसीलिए दो लाइंस का बीच का एंगल भी बहुत कम है। तो इससे हम एक पॉइंट पे भी कंक्लूजन ये डाल सकते हैं कि Q2 mod Q2 ग्रेटर देन mod Q1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, ठीक है। ओके तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, पॉइंट नंबर 7, ये है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the magnitude of electric field। तो इस पॉइंट से हमें क्या पता चलता है बताओ, the density of electric field lines gives the magnitude of electric field। इसका मतलब ये है कि देखो एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो ये है मेरा A, ये है मेरा, इधर मैंने रख दिया कि A पॉइंट है, इधर मैंने रख दिया B पॉइंट है, इधर मैंने रख दिया C पॉइंट है, ठीक है। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी किधर ज्यादा है किधर बराबर है, देखो A एंड C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वजह से A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट पे किधर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A पॉइंट पे जो जितना करीब है C पॉइंट पे भी उतना करीब है, पर B पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर जा रहा है, एक दूसरे से बहुत दूर जा रहा है, मतलब इस B पॉइंट से दूर भाग रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिलेटिव क्लोजनेस, डेंसिटी मतलब रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस। दो लाइंस के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा, इधर डेंसिटी ज्यादा है, इधर डेंसिटी कम है, इधर डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू ए पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी पॉइंट, एंड ई पॉइंट का, सी पॉइंट का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना स्ट्रेंथ ग्रेटर देन बी पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों का ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। एंड हम बोल सकते हैं कि ई पॉइंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ई पॉइंट सी पॉइंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस दोनों का पूरा आइडेंटिकल है, दोनों का शेप पूरा आइडेंटिकल है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट electric field lines at A equals to electric field lines at C, because electric field lines relative closeness और density के ऊपर भी
डिपेंड करता है। हमें पता नहीं चलता कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ रिलेटिवली पता है कि इसका मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड इससे बराबर होगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 8 पे देखो ध्यान से कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular to the surface of charge. Electric field lines are perpendicular to the surface of charge. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि अगर मान लो कि ये मेरा चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू और ये मेरा सरफेस है, तो इस लाइन को हम ऐसा टेढ़ा करके नहीं कर सकते। ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस का जो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। इसका मतलब कोई भी एक शेप ले लो, इस आपके पास अगर ऐसा एक ट्रायंगुलर शेप है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज दिस एंड दिस, ऐसे जाएगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोगों को अगर जो भी प्रॉब्लम है वो प्लीज एक बार पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देखो, वीडियो को एक बार ठीक से देखो और आपको मालूम पड़ जाएगा कि किधर किधर कोई कॉन्सेप्चुअल गलती हुआ है। अगर आप रिपीटर्स बैच हो और आपको कोई कॉन्सेप्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स था, तो इस वीडियो को देख के उसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, इस वीडियो को देख के उसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर 9 है कि द टेंजेंट ड्रॉन on field lines, the tangent drawn on a field lines gives the direction of electric field at that point. इसका मतलब क्या है? The tangent drawn on the field lines gives the direction of electric field at that point. इसका मतलब होता है बच्चों, मान लो ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये है मेरा एक सरफेस और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने उसका ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, तो इस सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये होगा मेरा, क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये है मेरा फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो कार्व करके लिखा है ये है मेरा फील्ड लाइंस। इसको सरफेस मत ट्रीट करना, ठीक है, इसको कोई पॉइंट चार्ज का सरफेस की तरह ट्रीट मत करना। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज, बट ये है मेरा फील्ड लाइंस। जैसे कि फील्ड लाइन को हमने रेडियली आउटवर्ड भी कर सकते हैं, बट फील्ड लाइंस को हम टेढ़ा करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पास रख दिया तो फील्ड चार्ज ऑटोमेटिकली टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से वो शुरू करेगा, एंड करेगा नेगेटिव चार्ज के सरफेस में, तो ऑटोमेटिकली टेढ़ा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम टेढ़ा करके ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म पे है, किधर उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो और एक पॉइंट ले लेते हैं बी पॉइंट। तो बी पॉइंट के ऊपर अगर इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करोगे तो इसका ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। और इससे फिर से अगर ये एक पॉइंट लेते हैं सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर से आपको मिल जाएगा सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, साथ साथ क्या मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ। अगर आपको इस कर्व का इक्वेशन मालूम है, अगर इस कर्व के इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का इक्वेशन मालूम है, तो उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो। और प्रॉपर वैल्यूज अगर आपको मालूम है
तो आप डायरेक्शन तो निकाल सकते हो ही, तो उसके साथ साथ मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। अगर आपको Q का वैल्यू, A का वैल्यू, R का वैल्यू सब मालूम है तो आप कंप्यूटर सिमुलेशन से हम लोग ये सब चीजें निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली हैंड हाथ से नहीं करोगे तो कूलम्ब्स लॉ के बाहर तो आप जा नहीं सकते, हर कोई चीज कूलम्ब लॉ से करोगे, तो ये सब चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम लोग अगर हायर स्टडीज करोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, कुछ फिजिक्स के पढ़ोगे तो आपको करना पड़ेगा ये सब चीजें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 10 नंबर जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो 10 है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लो बच्चों। पॉइंट नंबर 10 क्या है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर intersect each other. Two electric field lines can never intersect each other. Never. इसका मतलब होता है बच्चों कि मान लो अगर आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, कुछ ऐसा, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर गया, मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गया तो उस पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे इस डायरेक्शन पे एक टेंजेंट, इस डायरेक्शन पे एक टेंजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया तो उस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना, एक इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे। बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड से एक इलेक्ट्रिक, देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वजह से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ इसीलिए करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर पाए उस टाइम स्पेस रीजियन पे। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गया तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे देख सकते हो बच्चों, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे मेरा दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, एक इस तरफ, एक दूसरी तरफ। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज व्हाई नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों के बीच में एटलीस्ट थोड़ा सा गैप होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से बहुत सारा चार्जेस हो, एक साथ बहुत सारा Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn चार्जेस हमने लिख रखा है। पर Qn चार्जेस की वजह से आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्जेस की वजह से निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को टच नहीं करके वो अपना शेप ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टच ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, ऑलवेज सिंगल वैल्यू, ठीक है। टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, दो अलग अलग वैल्यू भी नहीं हो सकता, ठीक है। दो डायरेक्शन हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालने का क्या, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही टेंजेंट ड्रॉ करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिले। अगर आपको दो वैल्यू आ रहा है तो दोनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि फील्ड लाइंस डाइवर्स at the presence of other charges। ये पॉइंट आप ध्यान से देख लेना बच्चों कि फील्ड लाइंस डाइवर्स एट द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, क्योंकि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज को आप रखेंगे तो ये फील्ड लाइन कुछ ऐसा होगा, ये फील्ड लाइन कुछ ऐसा होगा ना। अगर इधर एक नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये पॉजिटिव चार्ज
ये जो फील्ड लाइंस आ गया, ये फील्ड लाइंस खुद ब खुद आपका शेप चेंज करके, खुद ब खुद आपका शेप चेंज करके वो इस फॉर्म पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जो चार्ज निकला वो आके आपका इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हाँ, तो फील्ड लाइंस को हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग टू लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो हमको ड्रॉ भी कुछ ऐसा करना है कि वो इस शेप, इसकी तरह एक सिमेट्रिक फिगर आए। ठीक है बच्चों, देखो फील्ड लाइंस, चारों लाइंस अपना शेप चेंज करके कुछ ऐसा हो गया। पॉजिटिव लाइन पॉजिटिव चार्ज से आके नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत करके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हुआ। बट बीच में जो पाथ है वो ऐसा होगा कि वो ये जो लाइन है, दोनों चार्ज के बीच का जो जॉइनिंग लाइन है, जॉइनिंग लाइन के ऊपर वो सिमेट्रिक हो। इसी वजह से इस लाइन फील्ड लाइंस का शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ठीक है बच्चों, अगर मान लो कि ये तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर केस हो गया। मान लो कि हमारे पास अगर दो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उस केस में क्या होगा बच्चों? मान लो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसे शेप चेंज करेगा? मान लो ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ किया, ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए भी हमने ड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शेप कुछ ऐसा चेंज करेगा। एक इधर से एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब इसको हम बोलते थे एसिम्पटोट्स, इसका एक नाम है। एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास इधर है, ठीक है, ये है मेरा द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो मैंने ये एसिम्पटोट ड्रॉ किया, मतलब वो फील्ड कितना भी शेप चेंज कर ले तो ये जो एसिम्पटोट्स है, ये एसिम्पटोट को कभी टच नहीं करेगा। तो फील्ड लाइंस कैसे हो जाएगा भाई? फील्ड लाइंस हो जाएगा कुछ ऐसा, 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 फील्ड लाइंस कुछ हो जाएगा कुछ ऐसा। फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर क्यों भाग रहा है? मतलब इस चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था, इसके केस में भी चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था। ठीक है, चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था। बट जब भी वो दोनों सरफेस करीब आया, बहुत करीब आया, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश किया, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश किया। एक कुछ पॉइंट आपको ध्यान पे रखना है, जैसे कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्जेस। एक बात तो ये है कि मैंने परपेंडिकुलर नहीं बनाया तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले तो बात तो ये है कि आपको परपेंडिकुलर बना के दिखाना पड़ेगा, और दूसरी बात तो ये है कि ये जो लाइन होगा तो वो एसिम्पटोट्स को कभी टच नहीं करेगा। क्या होगा? एसिम्पटोट्स को कभी टच नहीं करेगा। ऐसे ही ड्रॉ करना। ठीक है, एसिम्पटोट क्या होता है वो आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं, मैंने एजम्पशन लेके ही पढ़ा लिया कि एसिम्पटोट क्या होता है। एसिम्पटोट एक लाइन होता है जो जिस लाइन को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच नहीं करता। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपना शेप तो चेंज कर सकता है पर उस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम एसिम्पटोट्स, इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो हमें अभी फिगर को थोड़ा सा सिमेट्री ड्रॉ करना है। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइंस अपने शेप चेंज किया, उससे आप एक चीज देख सकते हो कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। दूसरा, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। एंड तीसरा कि फील्ड लाइंस नेवर टच द एसिम्पटोट, इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है, एसिम्पटोट को कभी टच नहीं करेगा। ओके, ये होता है एसिम्पटोट का, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में ही वो अपने आप को डाइवर्ट हो जाएगा। तो एक दूसरे की दूर क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपल्स करता है, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, फील्ड लाइंस आर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम वही देखेंगे, फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड attracted by
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। ये पॉइंट क्या होता है बच्चों, एक बार फिर से देख लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। ठीक है, जब भी ये पॉजिटिव चार्ज पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड अपना शेप चेंज करके घूम गया। तो फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस, आपको पता है फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस एंड फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। फील्ड लाइंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। फील्ड लाइंस जैसे जा रहा था वैसे जा रहा था, सडनली एक नेगेटिव चार्ज दिखा और फील्ड लाइंस उसके तरफ अट्रैक्टेड हो गया। सॉरी, फील्ड लाइंस उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गया और ये वाला जो फील्ड लाइन था वे उसका करीब आ गया, पास तो नहीं आ पाया, बहुत जितना हो सके करीब आ गया। ठीक है, जितना हो सके वो करीब आ गया। तो ये फील्ड लाइंस इसके पास था तो इसके ऊपर टच कर गया और ये फील्ड लाइन इसके बहुत दूर था इसीलिए उसका करीब आने की कोशिश किया, बट उससे पहले ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वो एक दूसरे को रिपल्स करके फिर से उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, ये दो बहुत सारा फील्ड लाइंस था, इसी वजह से एक दूसरे को रिपल्स भी कर रहा है, इसी वजह से ये पूरी तरह से शेप चेंज नहीं कर पाया। ये क्या हुआ, ये अपने डायरेक्शन से थोड़ा पहले जो इस दोनों का गैप था गैप कम हो गया। तो ऐसे ही फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्जेस एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्जेस। ये हमारा पॉइंट नंबर है 12। पॉइंट नंबर है 12। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, टोटल 16 पॉइंट से। ठीक है बच्चों, एक के बाद एक हम लोग 16 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मैथ्स करेंगे, फिर हमारा लेक्चर खत्म होगा। तो जल्दी से जल्दी पॉइंट नंबर 13 के ऊपर जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहुत लंबा लेक्चर होगा आज का। ठीक है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग वीडियो पहले 5 मिनट देख के छोड़ देते हो। क्यों भाई, पूरा वीडियो देखो, सबको इंपॉर्टेंट चीज में बता रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 क्या है, पैरेलल स्ट्रेट equispaced field lines represent uniform electric field. Parallel straight line equispaced field lines represent uniform electric field. तो ये जो मेरा है A B C D, ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये है मेरा C, यूनिफॉर्म ये इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू EC। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आपको पता चलेगा, यूनिफॉर्म है तो आपको पता चलेगा अगर वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल मिलेगा। और अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे चेंज होता है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे चेंज होता है, ठीक है, कुछ ऐसे चेंज होता है, तो फिर से ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये और ये C पॉइंट है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल्स टू EB, नॉट इक्वल्स टू EB, नॉट इक्वल्स टू EC। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ज्यादा होगा B पे। ये एक दूसरे के एक कन्वर्जिंग लाइंस है तो एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो EB विल बी ग्रेटर देन EC ग्रेटर देन EA, EB विल बी ग्रेटर देन EC ग्रेटर देन EA। क्योंकि जितना देखो इधर डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, इधर डेंसिटी थोड़ा कम होगा, इधर डेंसिटी और कम होगा, धीमे धीमे करीब आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस करीब आ रहा है, मतलब डेंसिटी ज्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा बढ़ रहा है। तो दैट इज व्हाई दे विल be increasing in nature। ठीक है, अच्छा, तो 14 नंबर पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनसाइड ए कंडक्टर इज एब्सेंट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर under electrostatic conditions, electric field inside a conductor is absent under electrostatic condition electric field inside a conductor is absent। इसका मतलब क्या है बताओ? E equals to 0 inside the conductor। क्योंकि कंडक्टर के केसेस में क्या होता है बच्चों, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, उसका चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। चार्ज उसके अंदर सरफेस पे रिसाइड करता है, ठीक है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। क्यों अंदर कोई चार्ज क्यों नहीं रहता? क्योंकि अंदर बहुत सारा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन आप एक दूसरे को रिपल्स कर रहा है ऑलवेज, और रिपल्स करते हुए वो एकदम कंडक्टर के सरफेस में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे को रिपल्स करते करते कितना दूर जाएगा बताओ? कंडक्टर के सरफेस के बाहर तो और कोई जा नहीं सकता, इसलिए सरफेस तक वो जा सकता है, सरफेस तक जाके रुक जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज लाइज आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज व्हाई चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, बट इंसुलेटर जो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर सॉलिड, हॉलो एंड हॉलो कंडक्टर, उन सब के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रहता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, ठीक है, और बाकी केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज कभी मूव नहीं करता, अगर चार्ज मूवमेंट करना शुरू कर दिया तो कंडक्टर के अंदर ही अंदर से जा सकता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट, सॉरी यार 2 पॉइंट्स है हमारे पास, 2 पॉइंट्स है, एक बार ध्यान से देख लो कि पॉइंट्स क्या है, 2 पॉइंट्स क्या क्या है, एक बार फिर से देख लो 2 पॉइंट्स। ओके, पॉइंट नंबर 15 क्या है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are always perpendicular to the surface of charge, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर का सरफेस के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाता है, सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, पहले ही बताया था आपको। क्यों होता है ऐसा? देखो बच्चों, अगर कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होता तो एक चीज होता है कि कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब 2 कंपोनेंट होगा, एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ। अगर इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के अलोंग, इसका मतलब सरफेस के अलोंग इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल क्या है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल मतलब सेम, अगर कंडक्टर का चार्ज यूनिफॉर्म है तो कंडक्टर का पोटेंशियल एट द सरफेस सेम रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर का इस डायरेक्शन के अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है बच्चों? देखो मान लो कि इसका 2 कंपोनेंट है, एक होता है ई कॉस थीटा, ये होता है ई साइन थीटा, ये सुनो, एक होता है ई कॉस थीटा, दूसरा होता है ई साइन थीटा। तो जो ये वाला ये कंपोनेंट जो प्रेजेंट है ना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज को, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज देखो यूनिफॉर्मली प्लेस्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब कंडक्टर का जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर रहेगा ही नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा, एक एंड पॉइंट पे आ जाएगा, 2 एंड पॉइंट पे आ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है बताओ? यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से, अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, क्या कंडक्टर का सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पास में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। दैट इज व्हाई E cos theta will not be present. E cos theta is always
0, so that चार्जेस आर ऑलवेज यूनिफॉर्मली प्लेस्ड ऑन द सरफेस। वरना उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज लोग, हाँ, जो जितना भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा तो चार्ज धीमे धीमे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एकदम एक डायरेक्शन पे, एक पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। पर वास्तव में कभी नहीं होता, वास्तव में कभी नहीं होता, ठीक है, वास्तव में ये कभी नहीं पॉसिबल होता। तो दैट इज व्हाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और एक रीजन है इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर सरफेस क्या क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक सरफेस होता है ना, कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल क्या होता है, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, पोटेंशियल क्या है, इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये कभी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए ये इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं रहेगा, ठीक है, इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, it is called equipotential surface. Surface of the charged surface is called equipotential surface, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 16 होता है नियर एंड फार फील्ड्स। नियर एंड फार फील्ड्स, नियर एंड फार फील्ड्स क्या होता है बच्चों, ये डिसाइड करता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपके इधर से अपर से आ सकता है। देखो बच्चों, मान लो कि आपके पास एक +2q चार्ज है और एक -q चार्ज है। तो मैंने बोला था कि q चार्ज की वजह से अगर हमने दो लाइंस ड्रॉ किया तो 2q चार्ज की वजह से हमें कितना लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, 4 लाइंस। कितना लाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, 4 लाइंस। तो 4 लाइंस की वजह से मान लो कि एक कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आना चाहिए। देखो, ये सिस्टम के अंदर मेरे पास दो चार्ज है, -2q चार्ज एंड +2q चार्ज एंड -q चार्ज। कितना चार्ज है, -2q चार्ज, +2q चार्ज एंड -q चार्ज। तो बच्चों मेरे पास कितना चार्ज है, +2q चार्ज एंड -q चार्ज। तो -q चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और +2q चार्ज के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो बाहर आना चाहिए बच्चों, बाहर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइंस बाहर आना चाहिए ना। बट आपने ड्रॉ किया कितना, देखो इधर से अंदर से देखोगे तो मेरे पास टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होगा बच्चों, 6। तो 2 अंदर आएगा और 2 बाहर की तरफ चार्ज जा रहा है और 2 अंदर की तरफ आ रहा है। यस और नो, बाहर की तरफ 2 जा रहा है और अंदर की तरफ 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम ड्रॉ करेंगे 2q चार्ज को एंड -q चार्ज को, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अपना शेप चेंज करके कुछ ऐसा हो जाएगा ना। और बाकी जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसे जाएगा, क्या वो ऐसे जाएगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, यही क्वेश्चन है। ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं। देखो अगर बाहर से देखोगे, अब ये तो नियर फील्ड हो गया, आप अंदर झांक के देख रहे हो, ठीक है। तो बाहर से अगर देखोगे तो ये +2q और -q चार्ज मिलकर क्या होगा, +q चार्ज हो जाएगा ना। +2q और -q चार्ज मिलके +q चार्ज हो जाएगा। तो +q चार्ज से आप देख रहे हो कि 2 साइड से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और बाकी जगह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। तो क्या ये पॉसिबल होगा, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, पर क्या ये डायरेक्शन क्या सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा। डायरेक्शन क्या होगा, एक में अगर ऐसे गया तो दूसरे को जाना पड़ेगा कुछ ऐसा, दूसरे को जाना पड़ेगा ऐसा। तो दूसरा अपना पाथ चेंज करके कुछ ऐसे जाएगा,
कुछ ऐसे जाएगा सो दैट नियर फील्ड से और फार फील्ड मतलब आप बहुत दूर से देख रहे हो तभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस आर इक्वली डेंस्ड, ठीक है, एक दूसरे से उसका डेंसिटी बराबर रहना चाहिए। पास से देखोगे कि दूर से देखोगे, दोनों केसेस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी बराबर होना चाहिए। और फार फील्ड से देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ बराबर होना चाहिए और डेंसिटी बराबर होना चाहिए। और अगर नियर फील्ड से देखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का नियरेस्ट फील्ड भी बराबर होना चाहिए। तो ये देखो, फार फील्ड और नियरेस्ट फील्ड मतलब क्या होता है? फार फील्ड होता है जो आप दूर से देखोगे तो भी जो दिखेगा, पास से देखोगे तो भी सेम दिखेगा। तो पास से देखोगे तो स्टोरी कुछ अलग होगा, इनसाइड स्टोरी कुछ अलग होगा, पर जब आउटसाइड निकलेगा, आउटसाइड बॉक्स से देखोगे, मतलब बॉक्स से जो अंदर से जो बाहर की तरफ, बाहर से आप देखोगे तो एक बॉक्स को आप देखोगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रहा है, और बहुत दूर से अगर देखोगे तो सेम चीज दिखना चाहिए। ये होता है नियर फील्ड और फार फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए ये चीज का इस्तेमाल करा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, तभी नियर फील्ड और फार, कब वो सही होगा? जब आपका नियर फील्ड और फार फील्ड दोनों ही सेम चीज दिखाएगा, तब उस केस में मेरा ड्राइंग सही रहेगा, ठीक है। ये था मेरा 16 पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, इसीलिए इसके कोई न्यूमेरिकल में नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट डे में मैं बहुत सारा सिर्फ न्यूमेरिकल्स का ही एक सेशन करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट डे पे। थैंक यू वेरी मच।